आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में माननीय मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी, माननीय मंत्री श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, माननीय मंत्री श्री राकेश ठानिया जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष और शिमला लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, हमारे बीच में कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय श्री किशन कपूर जी, हमारे बीच में पूर्व में सांसद रहे श्री कृपाल परमार जी, माननीय विधायक श्री अर्जुन जी, राजेश ठाकुर जी, राकेश जम्वाल जी जो हमारे पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भी हैं, पार्टी के हमारे संगठन के महामंत्री श्री विधायिका श्रीमती रीता धीमान जी, बीएमएस के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन राणा जी, हमारे बीच में ओबीसी से श्री ओपी चौधरी जी, जिला के महामंत्री सतीश जी, मंडल के अध्यक्ष श्री करतार पठानिया जी, मैं क्षमा चाहूंगा बीच में कल मेरे से छूट गया, हमारे राज्यसभा की सांसद इंदु गोस्वामी जी, वो भी हमारे बीच में हैं, डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा, एसपी कांगड़ा, विभागों के सभी अन्य अधिकारीगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पंचायती राज संस्थाओं के सभी सम्मानीय चुने हुए प्रतिनिधि और पत्रकार मित्रों, समय काफी लंबा हो गया और स्वाभाविक रूप से हम सब आदमी है, मनुष्य है और हमारी एक सहनशीलता होती है और आप लोग अनुभव कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, नेताओं को कुछ नहीं होता है, हमको उनको झेलना पड़ जाता है जब बड़ी संख्या में आ जाते हैं। बहुत सारे मंच पर उपस्थित हमारे नेतागण जिनका हमने संबोधन छोटा किया, कुछ का संबोधन से नाम काट दिया, उनसे हम क्षमा भी चाहेंगे। आज एक विधानसभा आपके बीच में आना हुआ है। वास्तव में आपके ये कार्यक्रम तो जो हमारे पंचायती राज संस्थाओं के जो चुन करके प्रतिनिधि आए हैं, क्योंकि हाल ही में चुनाव हुआ है और हिमाचल प्रदेश में इस पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में जो लोग जीत करके आए हैं, मैं विभाग के मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी से आग्रह किया कि हम उनसे मिलना भी चाहते हैं और अब की बार हिमाचल प्रदेश में हमारे पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो इसलिए पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्रम में जाकर के स्वर्ण जयंती वर्ष के इस अवसर पर हम जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसमें चुने हुए प्रतिनिधियों को भी साथ बुला करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाए। बड़ी संख्या में आप लोग यहां पर चुन करके आए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में 15 वर्षों के बाद नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया, 15 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में कोई पंचायत का गठन नहीं हुआ। अब की बार हमने हिमाचल में 412 नई पंचायतों का गठन किया। 412 पंचायतों में से हम इस बात को भी महसूस कर रहे हैं कि इस बार हिमाचल प्रदेश में निर्विरोध भी बहुत सारी पंचायतें चुन करके आई। 102 पंचायतें बिना चुनाव की चुन करके आई, सर्वसम्मति से चुन करके आई, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मुझे लगता कि हमारी बात अधूरी रहेगी।
इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे श्री सुजान सिंह पठानिया जी हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनके प्रति भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर उनके परिवार को उस दुख को सहन करने की शक्ति दे, इसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। भाई और बहनों, आप सबके सहयोग से हिमाचल प्रदेश में सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल हमने पूरा किया और 3 वर्ष के इस कार्यकाल में हमने हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जो संभव किया जा सकता था वो करने की हमने कोशिश की। अगर सही मायने में मुझसे पहले हमारे साथी जिस प्रकार से अपनी बात कह रहे थे, अगर सही मायने में काम करने की अगर हम बात का हम जिक्र करें तो हिमाचल प्रदेश में हमको काम करने के तो 2 ही वर्ष मिले। 1 वर्ष तो सारा एक अलग दौर के बीच में गुजर गया, क्योंकि कोविड का संकट जो हम सब लोगों को जिसका सामना करना पड़ा, पूरी दुनिया को उसका सामना करना पड़ा, जिसके आदमी ने कल्पना नहीं की थी, उस संकट की वजह से 1 साल में हम बहुत ज्यादा जितना हम करना चाहते थे उतना नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहे। हमने हिमाचल प्रदेश में कोशिश की लॉकडाउन के दौरान भी और लॉकडाउन का दौर समाप्त होने के बाद भी। विकास नहीं रुकना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए, इसलिए लोगों के बीच में जाने की मनाही थी, क्योंकि कोविड के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक था। उस स्थिति में हमने वर्चुअली कनेक्ट होकर के टेक्नोलॉजी के माध्यम से विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य को गति देने की कोशिश की। मैंने इस दौरान जो है 42 विधानसभा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया और 3,500 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को शुरू किया। कुछ को शुरू करने के साथ लोगों को समर्पित किया। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी योजना इस प्रकार से हमारी जो बनकर के तैयार हुई थी। हमारा हॉस्पिटल का भवन बनकर के तैयार हुआ था। हमने कहा कि कोविड मालूम नहीं कब समाप्त होगा, हम इसका उद्घाटन करने के लिए भले ही वहां आपके बीच में नहीं पहुंच पाए, लेकिन वर्चुअली कनेक्ट करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने उन भवनों को जो है वो लोगों के लिए समर्पित किया, क्योंकि उसकी जरूरत लोगों को उस वक्त बहुत ज्यादा थी। हमने बहुत सारी सड़कों के उद्घाटन किए, पुलों के उद्घाटन किए। मैं इसलिए इन बातों का जिक्र कर रहा हूं कि एक संकट जो हमारे सामने बहुत बड़ी परिस्थिति ऐसी पैदा करके गया, उस संकट के दौरान भी हमने हिमाचल प्रदेश में काम को गति देने की कोशिश की है। मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। बहुत बड़ा संकट, दुनिया का सबसे बड़ा, सदियों का बहुत बड़ा संकट जिसको हम कह सकते हैं, इस संकट के दौरान जो है आप लोगों ने हमारे जो सरकार के माध्यम से जो दिशा निर्देश दिए गए थे उनका पालन किया, अक्षरशः पालन किया। लॉकडाउन के लिए कहा तो लॉकडाउन में आप घर के अंदर रहे। हमने कहा अगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों के बीच में जाना है तो आपने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लोगों के बीच में काम शुरू किया। हमने कहा मास्क पहन करके जाना तो आप लोग मास्क पहन करके लोगों के बीच में गए। हमने लोगों की सेवा के लिए आप लोगों से सहयोग मांगा। हमने कहा मदद की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस संकट के दौरान जिनको राशन की जरूरत है, आप लोगों ने राशन उपलब्ध कराया, सरकार ने भी करवाया। हमने कहा कई जगह ऐसी भी स्थिति है, मजदूर है, उसको राशन नहीं, उसको खाना बना करके देना होगा, आप लोगों ने खाना बना करके भी दिया। हर जगह जिस रूप में मदद कर सकते थे उस रूप में आपने मदद करने की कोशिश की। उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबके सहयोग के बिना ये संकट, इतना बड़ा संकट, इसका सामना करना बहुत कठिन था। और हिमाचल प्रदेश में सरकार के रहते हमने प्रयत्न किया, प्रयास किया। 2.5 लाख लोग हिमाचल के दूसरे प्रदेशों में अलग अलग जगह फंसे हुए थे। बच्चे पढ़ाई करने के लिए गए थे, लॉकडाउन शुरू हो गया,
और लॉकडाउन की इंतजार करते करते महीने बीत गए कि कोविड खत्म होगा, कोविड कम होगा, हम घर वापिस जाएंगे, हम घर से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन कोविड समाप्त नहीं हो पा रहा था। बच्चे विचलित हुए, परेशान हुए, परिवार के लोग बहुत बड़े सदमे में थे कि बच्चे गए हैं, फंसे हुए हैं, उनको कैसे घर लाया जा सके। हमने सरकार की ओर से कोशिश की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे हिमाचल के सैकड़ों बच्चे राजस्थान के कोटा में पढ़ने के लिए गए थे। हमने हिमाचल प्रदेश की 50 बसें यहां से राजस्थान के कोटा में पहुंचाई और बच्चों को बस में डाल करके उनके घर में छोड़ गए। हिमाचल के 5000 से ज्यादा बच्चे नौकरी के लिए गोवा गए थे, रेस्टोरेंट होटल में काम करने के लिए गए थे। मैंने कल्पना भी नहीं की थी इतनी बड़ी संख्या में हमारे बच्चे गोवा में भी होंगे। जब लॉकडाउन हो गया, संकट आ गया, बच्चे परेशान हो गए, होटल बंद हो गए, ढाबे बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए। बच्चों ने कहा कि हमको घर जाना है। हमने कहा आप लोगों की संख्या कितनी है? मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस की तो सब लोगों का रजिस्ट्रेशन करते करते वो संख्या 5000 से ऊपर हो गई। मैंने वहां से 5 ट्रेनें गोवा से बुक की, प्राइवेट, जो वहां से जाकर के जो है ऊना में जाकर के यहाँ वीरेंद्र कंवर जी के जिले में वहां तक उनको ट्रेन के माध्यम से पहुंचाया और वहां से आगे गाड़ियों में, बसों में घर तक पहुंचाने का इंतजाम। बच्चे बैंगलोर गए थे, पुणे गए थे, मुंबई गए थे, दिल्ली गए थे। उनको सबको घर पहुंचाना बहुत कठिन काम था, लेकिन हमने पहुंचाया। विचित्र परिस्थिति हमको तब लगती जब हमारे विपक्ष के कई मित्र बहुत शोर डालते रहे। जब बच्चे फंसे हो तो कहने लगे कि बच्चे फंसे हैं, उनकी जान पर आफत आ गई है, उसके बावजूद आप लोग उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहे। जब हम बच्चों को लेकर के आए तो कहने लगे कि आपने पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है कोरोना फैलाने का इंतजाम कर दिया। क्या करना चाहते थे वो लोग मालूम नहीं, आज तक हमको समझ में नहीं आई उनकी बात। लेकिन एक बात हमको अच्छी तरह से समझ आती है, सदी के इतने बड़े संकट में, सदी के सबसे बड़े संकट में वो लोग सिर्फ राजनीति कर रहे थे और हम लोगों के बीच में लोगों की सेवा कर रहे थे। ये फर्क है। हम भूखे को राशन पहुंचा रहे थे, हम भूखे को भोजन दे रहे थे, हमने गरीब लोगों के लिए जिस रूप में मदद की जा सकती है उनको मदद करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ मित्र हमारे सिर्फ राजनीति कर रहे थे, राजनीति के सिवाय कुछ नहीं कर रहे थे। हमें सलाह देने लगे कि कोविड में पूरा हिमाचल प्रदेश बहुत बड़े संकट में है, मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे, इतना अच्छा काम नहीं कर रहे। हमने कहा हम तुमको कहते हैं, हम आपको कहते हैं कि आप ही बताओ कि अगर आपके पास इस कोविड से बचने का, इसके इलाज के लिए कोई समाधान है तो हमको बताओ तो सही। हमको नहीं बताना तो आपके ही हमारे पड़ोस के मुख्यमंत्री हैं जो आपके साथ का इलाका लगता है पंजाब, वहां पर उनको अमरिंदर सिंह जी को बता। राजनीति में कहना तो आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। और आज मैं इस बात को कह सकता हूं पूरे देश भर में अगर कोविड के मामले में सबसे ज्यादा बेहतर ढंग से कोई प्रदेश अगर मैनेज हुए उसमें हिमाचल प्रदेश एक है, जिसमें हिमाचल प्रदेश। हाँ, ये परिस्थिति बीच में एक दौर आया बीच में जब मामलों में बढ़ोतरी हुई, हमको सख्ती करनी पड़ी नवंबर और दिसंबर के महीने में। लोग भी थक गए थे घर के अंदर, लोग भी बाहर निकलना चाहते थे, शादी का जो है वो त्योहारों का अवसर आ गया। हमने लोगों को कहा कि शादी करो लेकिन ये बड़े आयोजन मत करो, लेकिन लोगों ने कहा कि हमारा तो एक ही बच्चा है,
हमने कहा धाम का इंतजाम बाद में कर लेना, शादी के लिए हमने कहा कि 2 लोगों की जरूरत होती है, एक दूल्हा चाहिए, एक दुल्हन चाहिए, दोनों मिलकर के शादी कर ले। धाम का आयोजन करना हो तो बाद में कर ले। धाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेकिन आके नहीं 2-2 हजार लोगों को निमंत्रण देकर के घर में बुला लिया। फिर क्या होना था? जो होना था सो हो गया। कोविड बढ़ गया और कांग्रेस के लोग खूब जोर डालने लगे, जैसे कि हम जो है वो उस कोविड को फैलाने में मदद कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अलग अलग प्रदेशों में कोविड ने अलग अलग समय में पीक लिया और ऐसी परिस्थिति में नवंबर और दिसंबर के महीने हमारे लिए बहुत खराब थे कोविड के हिसाब से, लेकिन फिर भी उसके बाद शक्ति की संभला प्रदेश। लेकिन अभी भी मैं मित्रों ये कहना चाहता हूं कि अभी भी संकट समाप्त नहीं हुआ। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज देश को एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला है। हम सुरक्षित हैं, एक भरोसा है, एक विश्वास है कि मोदी जी हैं। गांव में कम पढ़ा लिखा आदमी भी इस बात को कहता है। मास्क पहन करके चल रहा है। जब लोग बोलते कि मास्क क्यों पहना है, भाई मोदी जी ने बोला है, एक भरोसा है। मोदी जी ने बोला है तो सही बोला है, अपने लिए नहीं हमारे लिए बोला है। ये एक भाव लोगों के जहन में जो है घर कर गया है, दिल में घर कर गया है। आप कल्पना करो अगर इस संकट के दौरान अगर कहीं नेतृत्व मजबूत नहीं होता इस देश में, क्या स्थिति होती, क्या परिस्थिति होती। हौसला बहुत बड़ा काम करता है। कई बार जब कुछ नहीं करता है तो बहुत बड़ा काम करता है। ये कोविड का दौर ऐसा था, जब कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था, कोई भी चीज काम नहीं कर पा रहे थे, मोदी जी का आदरणीय मोदी जी का हौसला और हिम्मत जो है वो काम कर रहा था। हिम्मत के साथ पूरा देश खड़ा था कि कोई बात नहीं, मोदी जी ने कहा है ये कोविड जा करके रहेगा, हम इसको हरा करके रहेंगे। तो दिन आएगा और उस दिन में अब देखेंगे कि भारत कोविड के संकट से बाहर निकलेगा। और आज उस दौर को हम देख रहे स्थिति के करीब। आप कल्पना करिए, ये परिस्थिति इस वायरस का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बहुत अलग तरह की स्थिति। आदमी बीमार होता है, बीमार होने के बाद सारे परिवारजन, उसके परिवार के लोग उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। सारा परिवार, रिश्तेदार, साथी, मित्र, दोस्त सब उसकी सेवा में आ जाते हैं। और ये विचित्र बीमारी ऐसी बीमारी है, जब कोविड किसी को हो जाता है, न साथी होता है साथ, न घर वाले साथ होते हैं, सिर्फ खुद ही साथ होते हैं। ये सब साथियों ने कहा सबसे बड़ी पीड़ा का विषय है। लोग दुनिया से चले गए बहुत बड़ी संख्या इस कोविड की वजह से। सब गांव के लोग, जिनके साथ आपके मतभेद भी होते होंगे, जिनके साथ आपके झगड़े भी होते होंगे, शिकवे शिकायत भी होते हैं, उठना बैठना भी नहीं होता है, बातचीत भी नहीं होती है, लेकिन जिस दिन आदमी दुनिया से वो चला जाता है उस दिन वो भी लकड़ी लेकर के शमशान घाट आता है। और ये कोविड का संकट ऐसा आया जब अपना भी चला गया, जिसे हम बहुत चाहते थे, बहुत उसको सम्मान करते थे, वो भी चला गया तो भी जाने की इजाजत नहीं। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम कैसे दौर में से गुजरे। कहना बहुत आसान है, लेकिन कोई मुख्यमंत्री इस संकट के इस तरह के संकट के दौर में से कोई नहीं गुजरा। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, और देश का कोई प्रधानमंत्री इस दौर में से नहीं गुजरा जिस दौर में से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरे। लेकिन फिर भी हम खड़े हैं, हिम्मत के साथ खड़े हैं। हम उस संकट से पार होंगे इस भरोसे के साथ खड़े हैं। अब कल्पना करिए, जब ये वायरस भारत में आया उस वक्त भारत की क्या स्थिति थी। डॉक्टर ने कहा पीपी किट चाहिए इलाज करने के लिए, मरीज के पास जाना है तो पीपी किट कहां से आएगा। मालूम पड़ा कि वो भी चाइना से आता है। जिस चाइना ने वायरस पूरी दुनिया को दिया वहां से आता है।
कहा कि हमको N95 मास्क चाहिए, वो मास्क भारत में बनता नहीं। डॉक्टर ने कहा कि वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अगर मरीज गंभीर हो गया तो उसके इलाज के लिए वेंटिलेटर की सख्त आवश्यकता है। मालूम पड़ा कि भारत में वेंटिलेटर का निर्माण बहुत कम होता है, नाम के बराबर। और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस प्रकार से काम किया, उन्हें क्या 135 करोड़ का ये भारत, क्या नहीं हम कर सकते हैं? हम सब कुछ कर सकते हैं। आओ मिलकर के आगे बढ़े आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने के लिए। इस आपदा में भी हमको अवसर की तलाश करनी चाहिए, हमको आगे बढ़कर के काम करना है। आज 6 लाख पीपी किट एक दिन में भारत में निर्मित होते हैं। अपने देश की आपूर्ति तो पूरी होती है, लेकिन विदेशों में भी भारत के निर्मित पीपी किट जो है वो जा रहे हैं। जो लोग हमसे पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जो 50 साल से ज्यादा इस प्रदेश में सत्ता में रहे, जब डॉक्टरों से पूछा, मैंने अपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से पूछा, हमने कहा कि भी वेंटिलेटर हमारे पास कितने, तो मालूम पड़ा कि 50 के करीब हैं, लेकिन बहुत सारे उसमें चलते नहीं। 50 साल तक एक पार्टी सत्ता में रही, 50 वेंटिलेटर उसमें से बहुत सारे काम नहीं करते। और आज मैं प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी मुख्यमंत्री जुड़े हुए थे। जब हिमाचल की बारी आई, हमने कहा हम सारी चीजों कर लेंगे, लेकिन वेंटिलेटर की हमारे यहां पर बहुत कमी है। 500 वेंटिलेटर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं एक सप्ताह के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश को भेजे। आज हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर की संख्या 600 हो गई। इन बातों का जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है, लंबे समय से आपके बीच में आना नहीं। यह हकीकत मालूम पड़नी चाहिए, हम किस हालात में थे और किस हालात के दौर में से हम आज की तारीख में गुजरे हैं। इसलिए भाई और बहनों में इन बातों का जिक्र करना। आज पंचायती राज संस्थाओं के चुने वो प्रतिनिधि हैं, पूर्व में जो प्रतिनिधि रहे हैं, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी बहुत बड़ा सहयोग किया, बहुत बड़ा सहयोग किया। हमने उनको कहा कि अपनी पंचायत में, आपके पंचायत में जो है वो एक एक ऐसे मरीज की मदद होनी चाहिए। मदद की, मास्क पहुंचाने के लिए कहा, हमने मास्क पहुंचाए। हमने कहा सैनिटाइजर देने की आवश्यकता है तो सैनिटाइजर। बाहर के प्रदेशों से जो फंसे वो लोग थे हमारे हिमाचल के, जब गांव आए तो उनके लिए क्वारंटीन करने की व्यवस्था पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों ने की। आज भी मैं आप सबके बीच में जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि संकट अभी समाप्त नहीं हुआ। आज भी आने वाले समय में अगर मामलों में कहीं बढ़ोतरी हो गई तो उसके लिए आप सबके सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब उसमें मदद के लिए खड़े होंगे। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि भारत में इस कोविड से बचने के लिए, इसके बचाव के लिए जो मेडिसिन का प्रावधान तो नहीं हो पाया, लेकिन जो वैक्सीन का प्रावधान हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने साइंटिस्ट को आगे प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ो, करिए, आप काम करिए, सरकार आपके साथ खड़ी है। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारत में वैक्सीन अपने भारत के अंदर बनी हुई जो वो लग रही है। इसलिए भाई और बहनों, जिंदगी में हम कहीं भी पहुंच जाए, ये संकट का, ये दौर कभी हम भूल नहीं सकते, क्योंकि हम और आप लोग इस दौर में से गुजरे हैं। आने वाले समय में वायरस होगा या नहीं होगा मालूम नहीं है, भविष्य के कर्म है, लेकिन पीढ़ियां जानेगी और पीढ़ियां हम सबको पूछेंगी इस बात को कि जब ये वायरस आया था तो उस वक्त आप लोगों ने कैसे दौर में से गुजर करके काम किया। तो एक लंबा अनुभव आप सबका भी, हम सबका भी स्वाभाविक रूप से इस दृष्टि से होगा। हिमाचल प्रदेश में मैं कह रहा था कि सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल हमारा पूरा हुआ है। आप सबका समर्थन मिला, सहयोग मिला, हर कदम पर मिला, जब चाहा तब साथ मिला, और उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। लोकसभा का चुनाव था,
और लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ी परीक्षा की एक घड़ी थी हमारे हिमाचल प्रदेश में। हमने कहा ये जीत बड़ी जीत होनी चाहिए, शानदार जीत होनी चाहिए, ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए। उसके लिए आप सबके बीच में कहा हमने कि मदद चाहिए, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सब लोगों ने मदद की। और इस बात को मैं कह सकता हूं कि जितनी बड़ी जीत आपकी बार 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हिमाचल प्रदेश में हुई है, इस तरह की जीत हिमाचल की किसी भी सरकार ने सत्ता में रहते हुए देखी नहीं, जो जीत हमने की। चारों सीटों पर जीत, 68 की 68 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जीत, लाखों के वोटों से जीत। यहां सुरेश कश्यप जी बैठे हैं, 3,30,000 वोट से जीते। अनुराग ठाकुर जी 4 लाख वोट से जीते, रामस्वरूप जी 4,05,000 वोट से जीते, और किशन कपूर जी 4,80,000 वोट से जीते। एक इतिहास दर्ज किया, और उसमें आप सबका सहयोग मिला निश्चित रूप से। उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। उपचुनाव का दौर आया, उपचुनाव हुए, उसमें हम जीते। पंचायत के चुनाव हुए, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव हुए, उसमें हम जीते। और आज ही आपके बीच में हम यहां उपस्थित हैं। अभी आज ही कॉर्पोरेशन, जो हमारी हिमाचल प्रदेश में कॉर्पोरेशन है, 4 नई कॉर्पोरेशन, जिसमें 3 नई है, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन। उन चारों कॉर्पोरेशन की चुनाव की तारीख भी 7 अप्रैल को तय हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि उसमें भी प्रदेश की जनता का सहयोग आपको मिलेगा। भाई और बहनों, मैं आपके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र जहां आज हमारा आना हुआ, आज जब पहुंच करके यहां हमने देखा 3 योजनाएं, विभिन्न योजनाएं जो हमारी, जिनका उद्घाटन किया, और उसके बाद 6 योजनाएं जिनका हमने शिलान्यास किया। कुल मिलाकर के शिलान्यास और उद्घाटन के जो कार्यक्रम जो किए, 29 करोड़ 27 लाख रुपए की विभिन्न योजनाएं आज आपके क्षेत्र के लिए हमने। अगर मैं एक एक योजना में जाऊंगा तो समय लगेगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के विकास को गति मिले, इस बात को सुनिश्चित करने की जो जरूरत थी, उस दृष्टि से हमने काम करने की कोशिश की है। और मैं उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से आगे बढ़कर के भी हम, आने वाले समय में भी हम काम करने के लिए जो आगे बढ़कर के मिलकर के काम करेंगे। अभी हाल ही में इस विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक थे, माननीय विधायक थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे। स्वाभाविक रूप से एक उपचुनाव का एक दौर आएगा, एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चुनाव होना है। चुनाव की बात करने के लिए बाद में आएंगे, लेकिन इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस विधानसभा क्षेत्र में विकास तेजी से आगे बढ़े, यह हम सब की इच्छा है। इस ऐसी परिस्थिति में मुझे किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन इतने मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, सरकार चल रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। अब आने वाले समय में साथ चलने वाला साथी हो तो हमें इस क्षेत्र के विकास करने के लिए और मदद मिलेगी। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उसमें आप सब लोगों को सहयोग करना होगा। और हमारा संगठनात्मक दृष्टि से हमारा ये नूरपुर जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र से हम चुने हुए साथी हमारे साथ हैं। शायद एक ही सीट है, एकमात्र सीट यहां है जहां कमी छूट गई। इस कमी को पूरा करने के लिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इसको पूरा करिए, और उसके बाद इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी करने की बातें होंगी उनको हम पूरा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दूंगा। बहुत सारे मसलों को लेकर के यहां पर भाई कृपाल जी ने बात कही,
बहुत सारे लोग हमारे संगठन में साथ थे, बीच में चले गए, हमारे साथ में आए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। बलदेव जी हमारे साथ आ गए हैं और साथ होकर के काम कर रहे हैं, मिलकर के काम करें। और उनके साथ साथ में जितनी सारी टीम है, उनका भी, उनसे भी मैं इस बात के लिए कहूंगा कि वो साथ मिलकर के हम सब लोगों ने काम करना है और इस क्षेत्र की सेवा करनी है। जो पंचायत के चुने वो प्रतिनिधि, उनसे मेरा जरूर इस बात के लिए आग्रह है, प्रधान बनना एक बात है, लेकिन प्रधान बनने के बाद काम करने की जब शुरुआत होती है तो बहुत सावधानी के साथ काम करना है। नहीं तो आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई, अभी कुछ कई जगह हमको मिल गए ऐसे भी प्रधान, अभी प्रधान बनने के बाद काम शुरू हुआ नहीं था तो उनके खिलाफ शिकायतों के दौर शुरू हो गए। उम्मीद करता हूं कि इस तरह की परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। और जो पंचायत का चुनाव वो प्रतिनिधि होता है, वो लोकतंत्र का सबसे मूल इकाई का कार्यकर्ता, ये मूल इकाई का प्रतिनिधि होता है और उनसे उम्मीद भी होती है। और इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कई बार चुनाव लड़ने के बाद जो है, कई बार दिमाग में कुछ बातें चढ़ जाती है, हम तो जीत लिए जी, अब हमको पूछने वाला, अब तो हम अपने हिसाब से देखें, अपनी मर्जी से देखेंगे। ये लोकतंत्र है, सबके सहयोग से हमको काम करना है। हो गया चुनाव हो लिया, परिणाम निकल लिया, जो जीत लिए यहां बैठे हैं, जो नहीं जीते तो वो वहां बैठे होंगे। लेकिन अब सबको साथ लेकर चलने का जो है वो मन बनना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। जो चुनाव हारे हैं उनका भी सहयोग लीजिए, उनकी भी मदद लीजिए। और जैसे हमारे मंत्री जी ने, वीरेंद्र कंवर जी ने आपके इस बीच में बात कही है, क्योंकि मेरे पास मंत्रालय रहा, मैं भी इस विभाग का मंत्री रहा, चुने वो प्रतिनिधि के लिए आज के इस दौर में बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है, बहुत आवश्यक है सारी बातों को समझना, सारी बातों को सीखना, काम कैसे करना, एक्ट के मुताबिक उसके अधिकार क्या है, अख्तियार क्या है। प्रधान का अभिप्राय ये नहीं हो जाता है कि आप प्रधान बनने के बाद फिर उसके बाद प्रस्ताव लिख करके भेजते रहो और जो आपने लिख दिया वो वही सही। इसलिए लोग बहुत जागरूक हैं। पंचायत में आप काम जाएंगे, बीच में जब जाएंगे तो लोग पूछेंगे भी, हमारा ये काम है, इस काम को इसके मुताबिक करना है। आपको सारी चीजों की जानकारी, योजनाओं की जानकारी, प्रदेश की योजनाएं, केंद्र की योजनाएं, सब चीजों की जानकारी रहनी चाहिए। इसके लिए जो ट्रेनिंग का जो हमने बनाया हुआ है, उस ट्रेनिंग के उस दौर को आप अच्छी तरह से करें, ऐसा मेरा आप सबके बीच में है। आप सफल हो, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, जहां इस कोविड के संकट ने पूरे प्रदेश की आर्थिकी को संकट में डाला है, दुनिया को भी संकट में डाला है, यहां मंच पर से बहुत सारी बातों का जिक्र भी हुआ कि लंबे समय के बाद आए और लंबे समय के बाद आए तो कुछ बातों का जिक्र होगा। कुछ बातें मुझे ध्यान में आ रही है कि कुछ करनी है और मैं आपके बीच में इतना जरूर कहना चाहूंगा, जो भाई कृपाल कुमार जी ने कुछ बातों का जिक्र किया है, उनमें से कुछ काम को करने की बात जो कही गई है उस क्षेत्र की आवश्यकता की है। यहां पर बताया गया कि फतेहपुर में बस अड्डे का निर्माण होना चाहिए, हमने मंत्री से बात की है। मैं आपको उस बात का विश्वास दिलाता हूं, सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद, जमीन की उपलब्धता और उसके सारी चीजों औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद हम फतेहपुर में बस अड्डे का निर्माण निश्चित रूप से करेंगे, ताकि आपको एक अच्छी सुविधा यहां पर बस अड्डे की यहां पर उपलब्ध हो सके। कुछ बातें बहुत छोटी छोटी भी लिखी है कि सिविल हॉस्पिटल फतेहपुर में यहां पर अल्ट्रासाउंड का जो हमारा टेक्नीशियन है, अल्ट्रासाउंड की मशीन शायद उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो टेक्नीशियन नहीं है। और इसी तरह से रहन में भी कहा कि डेंटल हाइजीनिस्ट नहीं है। मैं विभाग से टेकअप करूंगा और कोशिश करूंगा कि यहाँ जो आने वाला आदमी होगा, कोई इच्छुक आदमी है तो नाम दीजिए, हम यहाँ पर भेज देंगे भाई,
ताकि आपकी यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीन चल सके और इस बात को जो आप लोगों ने हमसे मांग की है उसको पूरा कर सके। इसी प्रकार से आगे जो एक बात कही गई है कि रहन में पूर्व सैनिक भवन के निर्माण का कार्य करना चाहते हैं, और ये भी कहा गया कि यहाँ पर भूमि हमारे पास उपलब्ध है, और ये इलाका जो कांगड़ा का इलाका बहुत बड़ा योगदान सेवा में, देश की सेवा में यहाँ के लोगों ने दिया है एक सैनिक के रूप में, और बताया गया कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भी सैनिक हमारे पास यहाँ इस क्षेत्र में है। और उस दृष्टि से मैं जरूर कहना चाहता हूं, तो रहन में जो पूर्व सैनिक भवन के निर्माण की जो बात है, इसके मैं फिलहाल 20 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूं, ताकि आने वाले समय में हम इसको पूरा करके जो है उसमें और पैसे, क्योंकि मुझे मालूम है पैसा इसमें और भी लगेगा, और पैसा और लगने के लिए जो जितनी आवश्यकता होगी उसके लिए भी हम जो फेज मैनर में उसकी पूरी तैयारी करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। इसी तरह से आगे बढ़कर के रियाली में कहा कि अनाज मंडी खोलने की, किसान हमारे देश का, प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता में हिमाचल प्रदेश के किसान भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बाहर कई जगह किसानों को गुमराह करने की कोशिशें हुई, कई जगह वो कोशिशें जो है वो चल रही है, अभी तक भी चल रही है, लेकिन मेरा हिमाचल का किसान अपनी खेती में काम कर रहा है, गुमराह नहीं हुआ। आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा है, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार के साथ खड़ा है, और रियाली में जो अनाज मंडी की जो बात कही, इसकी भी मैंने कहा, मंत्री जी से कहा कि इसकी औपचारिकताएं पूर्ण करो, और ये आवश्यक लगता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम रियाली में अनाज मंडी खोलने का भी यहाँ पर प्रावधान करेंगे। इसी तरह से एक बात और कही गई कि जो यहाँ पर रे में कहा गया कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज के भवन के लिए जो है कुछ जो है वहां पर भूमि जमीन उपलब्ध हो गई है, और ऐसे में जहां पर उसका कॉलेज के भवन का निर्माण करने की शुरुआत करनी चाहिए, उसका एस्टीमेट मुझे मालूम पड़ा कि उसके बना करके तैयार कर दिया है। तो मैं फिलहाल जो है इस काम के, इस कॉलेज के भवन के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं, ताकि इस कॉलेज के काम को अब विलंब ना हो, ताकि जल्दी से इसका काम शुरू कर सके। कटवाली में हाई स्कूल की बात कही गई है, हाई स्कूल है, लेकिन हाई स्कूल का दर्जा बढ़ाने की बात कही गई है। मैं पूछ रहा था कि इस इलाके में तो हाई स्कूल तो +2 की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ उतना पहाड़ नहीं है, उतना चलना नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है, ये इलाका बहुत वर्षों से मांग कर रहा है, तो बॉर्डर का इलाका है, तो मैं कटवाली में हाई स्कूल जो है हमारे पास वर्तमान में, इसको अपग्रेड करके +2 करने के लिए यहाँ पर घोषणा करता हूं, ताकि वहां बच्चों को अच्छी पढ़ाई की सुविधा वहां पर उपलब्ध हो सके। इसी तरह से आगे बढ़कर के जो सीआरसी राजकीय उच्च विद्यालय रहे, जिसे आदर्श स्कूल का दर्जा सरकार द्वारा दिया गया है, उसे धन की कमी आ रही है, इसमें बताया गया है, और उसमें कहा गया कि 8 कमरों के लिए हमको जो है पैसा देने के लिए आप प्रावधान करें। मैंने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को मैं कहना चाहूंगा कि वो उसका एस्टिमेशन बना करके हमको तैयार करें, उपलब्ध कराएं। जितना भी पैसा है इसके लिए 8 कमरों के लिए लगेगा, वो पैसा भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसी तरह से आगे बढ़ करके जहां देहरी कॉलेज में भवन निर्माण और रहन के लिए कुछ देहरी कॉलेज के भवन निर्माण के लिए जो मैंने बात कही, देहरी कॉलेज बोला अच्छा नहीं बोला, अच्छा देहरी कॉलेज में कहा कि भवन के निर्माण के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। मैंने इसकी डिटेल रिपोर्ट मांगी है, इसकी डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी, और जहां इसमें भी भवन निर्माण के लिए अगर जो भी जरूरत जितने पैसे की पड़ेगी उस पैसे को भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। और जहां हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यही तो रहन के मैदान को यही बोलते हैं। इस मैदान में जहां पर राकेश ठानी जी ने कहा कि ये इलाका किसी वक्त जो है वो इनके विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा होता था, और उसके बाद डिलिमिटेशन में इलाका कट गया, और ये भी कह रहे हैं कि भी यहाँ पर मेरा आना जाना होता था, और यहाँ जो है ये भी
राजनीति का भी बहुत बड़ा केंद्र रहा है कि नेता यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हैं, बोलते हमसे पहले भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं यहाँ पर नेता लोग, लेकिन इस ग्राउंड के लिए, खेल मैदान के लिए जो है कोई भी कुछ इस तरह से नहीं कर पाए हैं। मैं इसकी शुरुआत करता हूं। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं, इस रहन के मैदान के लिए जो महकमा हमारे यूथ एंड स्पोर्ट्स का जो है पठानिया जी के पास है, राकेश कानिया जी के पास है, उनको मैं कहूंगा कि इसके लिए तुरंत जो है वो 20 लाख रुपए स्वीकृत करके इस ग्राउंड को बेहतर कैसे कर सकते हैं, जो भी चीजें यहाँ पर रिक्वायर्ड है, जो चीजें करने की हैं, उनको पूरा करने की दृष्टि से आप आगे बढ़े। और इसी प्रकार से पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज रहन में, उसकी सिर्फ औपचारिकताएं की थी, बजट का प्रावधान हमने उसमें किया। और मैं आपके बीच में ये भी कहना चाहता हूं, बजट प्रावधान हमारी सरकार आने के बाद जो हमने शुरू किया, उसका काम शुरू किया, उसके एडमिन ब्लॉक और उसके साथ में एकेडमिक ब्लॉक उसका जो है वो बंद करके दे। अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में तैयार होने वाला है। और मुझे जो जानकारी दी गई कि अप्रैल 30 तारीख तक जो है वो भवन का जो है ये ब्लॉक जो है हमारे बन करके तैयार होंगे और इसका उद्घाटन करने के लिए आपके बीच में उपस्थित होंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और बाकी के भवन को भी पूर्ण करने के लिए मैंने कहा कि जल्दी से जल्दी प्रयत्न करें, प्रयास करें। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। कुछ सड़कों का जिक्र किया है, धनेठी, ठट्ठर, घटोट, बाया क्रमण, बाया बस्ती सड़क में मुरम्मत के लिए कहा गया। मैं इस सड़क के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए देने की यहां पर घोषणा करता हूं, ताकि सड़क की मरम्मत हो सके। एक और सड़क का जिक्र किया, बड़ी बुतराहन सड़क को प्रधानमंत्री सड़क में डालने के लिए। और मुझे मालूम नहीं कि इसकी पीएमजीएसवाई की जो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो फॉर्मेलिटीज की, औपचारिकताओं की, वो अगर पूर्ण होगी तो हम इसको पीएमजीएसवाई में रिकमेंड करेंगे, ताकि इसकी स्वीकृति उसके अंतर्गत आ सके। उसी तरह से आगे देनी से समलेट सड़क के लिए कहा कि इसके बड़ा विस्तार करना है, इसको और ठीक करना है। इसके लिए भी मैं 10 लाख रुपए देने की यहां आपके बीच में घोषणा करता हूं, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। इसी प्रकार से आगे कंदौर, टकोली, पट्टा, मुक्तियाल सड़क जो है उसके लिए भी कहा कि उसके लिए भी कुछ पैसे की जरूरत है। इसके लिए भी मैं 10 लाख रुपए देने की यहां पर घोषणा करता हूं। एक और सड़क दीनी कुंभ धनाड़ा हटली, जिसके निर्माण के लिए कहा गया कि उसके निर्माण की बहुत बड़ी आवश्यकता है, उसके लिए भी मैं 10 लाख रुपए अतिरिक्त जो है उसके लिए मैं यहां पर देने की मैं घोषणा करता हूं। और एक सड़क और है जो पलाखी चरुडी दो सड़क जो जिस पर पुल का निर्माण का कार्य जो है वो पास लंबित है नाबार्ड के। तो मैं विभाग के अधिकारियों से कहूंगा कि नाबार्ड का अगर ये काम चला हुआ है उसके बारे में मुझे रिपोर्ट दें, ताकि इस काम को जल्दी से पूरा किया जा सके। लंबित किस वजह से है इसकी जानकारी मुझे तुरंत उपलब्ध कराएं, ताकि इस पर हम तुरंत जो है वो कार्रवाई करके जो है इस काम को आगे बढ़ा सके। इसी तरह से आगे कहा गया एक सड़क जो है नरनू फुकनाड़ा पट्टा समलाड़ा सड़क जो है वो उसकी मुरम्मत के लिए, इसके लिए भी मैं 10 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। और हटली खास में मौकर रोड सड़क के लिए कि उसकी मुरम्मत के लिए, और मुझे मालूम नहीं छोटी है कि बड़ी है सड़क, लेकिन उसके बावजूद इसके लिए भी मैं 10 लाख रुपए देने की यहां पर घोषणा करता हूं। जगनोली, मंदोट, नगाल, मलनता रोड, मलंता रोड जो है वो उसकी मरम्मत के लिए भी कहा गया कि इसके लिए भी पैसे की आवश्यकता है, उसके लिए भी मैं 10 लाख रुपए देने की यहां पर घोषणा करता हूं। और एक और बात कही, राजकीय उच्च विद्यालय फतेहपुर सुनहरा और समलेट में जो है वोकेशनल क्लासेस शुरू करने की तो प्रपोजल जो उन्होंने भेजी है, और ये डिपार्टमेंट को अगर ये प्रपोजल आई है तो मैं निश्चित रूप से मैं विभाग को कहूंगा कि वोकेशनल आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गए, उसमें भी आप जो है वो ये मान करके चलिए उसको आने वाले समय में वोकेशनल क्लासेस शुरू कर देंगे। ये भी मैं आपके बीच में घोषणा करता हूं कि इसको भी हम पूरा करेंगे।
और अंत में एक बात और जो रह गई, बहुत सारी चीजें कर दी। जो कहा गया कि यहां बहुत सारे ऑफिस खुले हैं, लेकिन उसके बावजूद एक जगह हमको यहां पर मांग आ रही है कि जो राजा का तालाब है, वहां जो R&R का जो हमारा ऑफिस ऑलरेडी वहां पर फंक्शनल है, वहां अगर नायब तहसीलदार बैठ जाए तो हमारे बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। तो मांग जो उठाई गई, मैंने डिप्टी कमिश्नर से पूछा भी इस बात को लेकर के पटवार सर्कल उसके अंतर्गत कितने आएंगे, तो मालूम पड़ा कि 8 से 10 पटवार सर्कल उसमें आएंगे। तो मैं राजा के तालाब पर एक सब तहसील खोलने की भी घोषणा करता हूं और निश्चित रूप से और ये तहसील सब तहसील खुलने के साथ में मुझे पूरा भरोसा है कि उस इलाके के लोगों को भी एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। ऐसे करते करते भाई और बहनों हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से आपकी सहयोग की एक बहुत बड़ी उम्मीद हमको है निश्चित रूप से, और मैं पूरा भरोसा आपको दिलाता हूं कि ये फतेह को फतेह करके हमें दे दीजिए और हम आपके इस फतेहपुर की जनता को क्रांतों पर बिठा करके जो भी मदद आने वाले समय में जब चुनाव का दौर आएगा, जो भी मदद जिस रूप में कर सकते हैं उस रूप में आपकी मदद करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मैं आपको बीच में वादा देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में आप सब बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद, कृपाल जी और इनकी सारी टीम को भी, और पार्टी के सब साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए